हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है BSOC 133 का है, समाज शास्त्री सिद्धांत। पढ़ाने में अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वर्ड इतने डिफिकल्ट इसके होते हैं कि इनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। चलिए आइए देख लेते हैं। BSOC 133 में 133 में समाज शास्त्री सिद्धांत। और जब हम समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो हम कार्ल मार्क्स के बारे में, इस्माइल दुर्खीम के बारे में, कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारे जेहन में ऑलवेज रहते हैं, ठीक है ना। तो समाज शास्त्र सिद्धांत में हम फर्स्ट यूनिट क्या लेंगे, ब्लॉक कितने होंगे और कौन कौन सी यूनिट होंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ब्लॉक 1 में, यूनिट 1 में कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कार्ल मार्क्स की कृतियों के दार्शनिक आधार क्या है। फिर यूनिट 2 में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 3 में वर्ग एवं वर्ग संघर्ष। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कार्ल मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछता है, साथ में द्वंद्वात्मक और वर्ग एवं वर्ग संघर्ष से भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स को यहाँ पर देख लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये कौन है कार्ल मार्क्स। क्योंकि हम समाजशास्त्र पढ़े और उनके बारे में ना जाने और ना पढ़े तो ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय देखेंगे, ठीक है, राइट। फिर जीवन परिचय में प्रारंभिक वर्ष, बर्लिन काल देखेंगे, पेरिस में क्रांतिकारी मार्क्स, निष्कासन, सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उनकी क्या थी, अन्य विचारकों के प्रभाव क्या पड़े, यानी जर्मन दर्शन एवं आदर्शवाद, भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य, मुख्य विचार उनके क्या क्या थे, वर्ग और अधीनता का संबंध, उत्पादन के साधन संबंध, शक्तियां और रीतियां, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। प्रस्तावना में सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स एक महान क्या थे, जर्मन दार्शनिक थे। कौन से थे, जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है। उन्होंने विविध विषयों, वस्तुओं को लेकर लेखन किया, और जिनमें शामिल है उत्पादन की पूंजीवादी रीत, दिमाग में रखिएगा, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अलगाववाद, और ऐसे अनेकों अनेकों महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित है उनकी लेखन में। अगर उन्होंने लेखन किया, उन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं, तो उनकी अनेक विषय वस्तुओं ने अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषय क्षेत्रों में एक अर्थपूर्ण अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। खास तौर पे अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, किसके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, लेकिन साथ साथ में इतिहास और राजनीति विज्ञान भी जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। चलिए, तो कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स के जीवन की 5 प्रावस्थाएं हैं, यानी उनका जीवन 5 अवस्थाओं से होकर गुजरा था। पहले प्रारंभिक वर्ष देख लेते हैं, प्रारंभिक अवस्था देख लेते हैं। तो कार्ल हाइनरिच मार्क्स अपने माता पिता, ठीक है ना, हाइनरिच और हेनरिटा मार्क्स की दूसरी संतान, वह उनके सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है, दूसरी संतान थे और उनके सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइनलैंड प्रांत के ट्रियर नामक नगर में हुआ था, ठीक है, जहां उनके पिता हाइनरिच मार्क्स वकालत किया करते थे, वकील थे। हाइनरिच मार्क्स यानी उनके पिता जर्मनी के छोटे परंतु पूरी जर्मनी में फैले यहूदी समुदाय के सदस्य थे, और इस काल में जर्मनी में नेपोलियन का राज्य था, और इसी काल में यहूदियों ने व्यापार एवं व्यवसाय के उन अवसरों का लाभ उठाया था जो उन्हें पहले उपलब्ध नहीं थे। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि यहूदी जीवन से वो संबंधित रखते थे, और यहूदी परिवारों ने अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बदल दिया था, ठीक है। और 1828 में नेपोलियन की हार के बाद वियना कांग्रेस ने जर्मन राइनलैंड प्रांत को प्रसा राज्य को सौंप दिया। इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ यह था कि जर्मनी फिर एक बार सामंतवादी राज्यों में बट गया, और यहूदियों को फिर से प्रजाति, राजनीतिक और धार्मिक प्रतिबंधों को झेलना पड़ा था, ठीक है। कुछ लोग अपनी बदली जीवन शैली को मार्ग में नहीं छोड़ पाए, उनकी जो जीवन शैली बदल गई थी उसको बीच मार्ग में नहीं छोड़ पाए, और ऐसे लोगों में कार्ल मार्क्स के पिता भी थे, ठीक है।
तो ये फर्स्ट था हमारा प्रारंभिक वर्ष। अब यहाँ पे देख लेते हैं बर्लिन का। तो 1817 में कार्ल मार्क्स के जन्म के एक वर्ष पूर्व उनके पिता ईसाई चर्च के सदस्य बन गए थे, कार्ल मार्क्स के जन्म के एक साल पहले ही। और धर्म के प्रति कार्ल मार्क्स के उग्र दृष्टिकोण का एक कारण आंशिक रूप से यह भी हो सकता है कुछ समय इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को एक विशिष्ट दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता था, जो लोग धर्म परिवर्तन करते थे, ठीक है ना। और अपने पिता की सलाह पर कार्ल मार्क्स ने बार्न विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रवेश ले लिया था, ठीक है। और 1836 में उन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय भेज दिया गया। तो दूसरा अध्याय उनका शुरू होता है अवस्था बर्लिन काल का, जहां पे वो पढ़ने के लिए गए। जीवन काल जो बचपन था वो गुजर चुका था। बर्लिन विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स का समय हीगलवादी दर्शन के प्रभाव से गुजरा और वे युवा हीगलवादी के समूह के सदस्य बन गए। और जर्मन बुद्धिजीवियों के जीवन में ये हताशा के वर्ष थे, ठीक है ना। न्याय शास्त्र का छात्र होने के नाते कार्ल मार्क्स ने एडवर्ड गांस के व्याख्यानों को सुना, जो उस समय हीगल के प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। और एडवर्ड गांस का कार्ल मार्क्स पर काफी प्रभाव पड़ा था और मार्क्स ने उन सैद्धांतिक आलोचना की पद्धति भी उनसे सीख ली थी। तो गांस ने मार्क्स को बताया कि न्याय शास्त्र में इतिहास के दर्शन के सभी प्रकारों को प्रयुक्त और सत्यापित करने का वैधानिक क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो हीगलवादी विचार के प्रतिद्वंदी सिद्धांत की रचना करने का उन्होंने प्रयास किया था। कौन से सिद्धांत? हीगलवादी विचार, ठीक है, ओके। कोलोन शहर के एक अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता मोजेज हेस ने रईनिसे साइंतुंग नामक जर्नल के लेख लिखने के निमंत्रण दिलाने में मार्क्स की सहायता की थी। और बाद में जो मार्क्स थे इसके मुख्य संपादक बन गए थे। और शीघ्र उन्हें आभास हो गया था कि वे जर्मनी में स्वच्छंद तरीके से लिख और बोल नहीं सकेंगे। तो अतः मार्क्स ने फ्रांस जाने का निश्चय कर लिया, बर्लिन को छोड़ करके, ठीक है, जर्मनी को छोड़ करके। और अपने विवाह के पश्चात 1883 में वे पेरिस चले गए। तो स्टार्ट हुआ फ्रांस का सफर पेरिस का बर्लिन के बाद, ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था हुई, ठीक है ना। फिर दूसरी अवस्था बर्लिन की हुई, तीसरी अवस्था इनकी पेरिस की हुई। अब पेरिस का देख लेते हैं, ओके। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब कार्ल मार्क्स पेरिस आया तो फ्रांस की इस राजधानी में यूरोपीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उथल पुथल मची हुई थी। मतलब वहां पे हलचल सी एक मची हुई थी, सभी जगह असंतोष व्याप्त था। लेकिन जहां तक मार्क्स का प्रश्न था, उनके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही प्रश्न घूम रहा था कि फ्रांसीसी क्रांति के विफल होने के मुख्य कारण क्या थे। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो विफल हुई थी, तो उसके मुख्य कारण क्या थे। और इसका मार्क्स ने स्पष्ट का उत्तर पाने के लिए क्या किया, उन्होंने क्रांति के ऐतिहासिक अभिलेखों और उनसे जुड़े विषयों पर तथा इस पर फ्रांस में लिखे गए असंख्य लेखों का अध्ययन किया। और यहाँ पर आपको यकीन नहीं होगा कि 25 वर्षीय कठोर परिश्रमी युवक ने इस भीमकाय कार्य को मात्र 1 वर्ष में पूरा कर लिया। यानी कि 25 वर्ष के इस युवक ने फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति क्यों असफल हुई थी, इसके लिए उन्होंने असंख्य लेखों का अध्ययन किया फ्रांस में रह करके। और उस अध्ययन से 1 वर्ष में इसको पूरा कर लिया, ठीक है। और वे रात दिन अध्ययन में लीन रहते थे। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने तब पढ़ाई की थी जब उन्होंने युवा हीगलवादियों के समूह को अपनाया था और हीगलवाद के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। तो फ्रांस और इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों के कार्यों के अध्ययन के बाद मार्क्स को हीगलवाद से जुड़े हुए अनेक मुद्दों पर काफी स्पष्टता हो गई थी, ठीक है, ओके ओके। जहां एक तथ्य था, जहां वो हीगलवाद से जुड़े हुए थे, वहीं कार्ल मार्क्स जहां हीगलवाद के कट्टर आलोचक थे, वहीं दूसरी तरफ मानव समाज की संरचना के बारे में उन्होंने हीगल के विचारों को स्वीकार कर लिया। हीगलवाद के आलोचक भी थे, लेकिन मानव समाज के हिसाब से, मानव समाज की संरचना के उन्होंने हीगलवाद के विचार को स्वीकार कर लिया। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हीगल की भांति मानव इतिहास की प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों के बीच औपचारिक संबंध में मार्क्स की भी अवस्था थी, परंतु इस तत्वों के बारे में उनकी समझ हीगल से हटकर फ्रांसीसी चिंतक सेंट सिमो तथा उनके अनुयायियों पर टिक गई थी, ठीक है, ओके। चलिए, अब ये तो पेरिस और ये सब उनका कार्ल मार्क्स का बचपन हो गया। अब क्रांतिकारी मार्क्स को देख लेते हैं जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है ना।
तो क्या है ये क्रांतिकारी मार्क्स? कामगारों के एक परिसंघ कम्युनिस्ट लीग के लिए कार्य करते हुए कार्ल मार्क्स एक क्रांतिकारी दल के संगठनकर्ता व नेता बन गए थे और 1847 में कम्युनिस्ट लीग की लंदन शाखा ने कार्ल मार्क्स को पार्टी के उद्देश्य लक्ष्य को स्पष्ट करने वाले एक दस्तावेज तैयार करने का काम सौंपा था और कार्ल मार्क्स ने इस विचार रूपी पेशकश का स्वागत भी किया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और 1848 के आरंभ में इसे सृजित किया और इस दस्तावेज का प्रकाशन बस 1848 की पेरिस क्रांति के कुछ सप्ताह बाद ही पूर्व हुआ था, यानी पहले हो गया था। ठीक है, इसे द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है ना, द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी किसे कहा जाता है और इससे क्या समझते हैं लिखिए, तो ये लिखने के लिए आता है। ठीक है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी के उक्त घोषणा पत्र लेखन के फलस्वरूप कार्ल मार्क्स व उनके परिवार को बेल्जियम तथा उनकी राज सीमा से निष्कासित कर दिया गया और दूसरी ओर उन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा पेरिस आमंत्रित किया गया और पेरिस में जो उनकी बहुप्रतीक्षित जो प्रतीक्षा कर रही थी क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति। अतः मार्क्स से तुरंत पेरिस के लिए रवाना हो गए और मार्क्स क्रांति के इस दौर से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए और एक बार फिर वे पेरिस छोड़कर कोलोन चले गए ताकि उन्हें इस बात का पता चल सके कि वे अपनी मातृभूमि राइनलैंड में अपने विचारों को किस तरह से प्रतिपादित कर सके। ठीक है, ओके। उन्होंने अपनी पुरानी पत्रिका के नाम पर एक नई पत्रिका न्यू राइनिशे साइंगटुंग का आरंभ किया और वो जो लेख उसमें छपते थे जनता बहुत चाव से पढ़ा करती थी, परंतु शीघ्र ही प्रशा की सरकार ने कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी रवैये के कारण पत्रिका को जब्त कर लिया और इसका अंतिम अंक लाल अक्षरों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, और प्रकाशित लेख के लिए कार्ल मार्क्स को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर कोलोन के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, यही क्रांतिकारी मार्क्स कहलाते हैं। और यहाँ पर मुकदमे के दौरान अपनी पैरवी में कार्ल मार्क्स ने जर्मनी तथा अन्य देशों की सामाजिक आर्थिक दशा पर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया। जूरी के सदस्यों ने उनके इस चेतनादायक भाषण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था, उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन सरकार ने पहले ही उनकी नागरिकता वापस ले ली थी। अतः जुलाई 1849 को उन्हें राइनलैंड से निष्कासित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत कम वैकल्पिक स्थान थे जहां वे रह सकते थे, तो वे एक बार फिर पेरिस में थे जहां पर फ्रांसीसी सरकार के आदेश के तहत उन्हें या तो फ्रांस छोड़कर जाना था या आजीवन अज्ञातवास में गुजारना था। तो ये था क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स। ठीक है, फिर उनका निष्कासन भी हुआ। तो कार्ल मार्क्स के मित्रों के सहयोग से एकत्रित धन से इंग्लैंड का टिकट खरीदा। 1849 में वो लंदन आ गए। 1 माह के पश्चात उनका परिवार भी लंदन आ गया और नवंबर में एजल्स भी लंदन पहुंच गए थे। ठीक है ना, और यहाँ पर कार्ल मार्क्स इंग्लैंड में कुछ सप्ताह रहने गए थे, परंतु उनका अगला सारा जीवन यही गुजरा था 1883 तक। कहाँ? लंदन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस दिनों यूरोप के घटना चक्र से इंग्लैंड अधिक प्रभावित नहीं था, इसलिए कार्ल मार्क्स के लिए संभव हो सका कि वहां पर वो बिना किसी समस्या के रह सकते थे और वहां पर उन्होंने बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूर अलग थलग ही जीवन यापन करना पड़ा था। अपने परिवार और घनिष्ठ मित्रों के साथ उन्होंने वहां अपेक्षाकृत निष्क्रियता भरा जीवन बिताया था, लेकिन निष्क्रिय जीवन की बाध्यता ने उन्हें एक चिंतक के रूप में विकसित होने में सहायता की थी। ठीक है, ओके। 1864 में वर्कर्स इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई, तो जर्मनी के कारीगरों के प्रतिनिधि के रूप में कार्ल मार्क्स की कार्यकारी समिति में हिस्सा लिया मार्क्स ने और 72 मार्च के इस संगठन को संभाला। इसका उद्घाटन भाषण भी दिया। उन्होंने वर्ष 1848 से 1864 तक कामगार वर्ग का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। ठीक है ना, और उन्होंने अपनी महान कृति दास कैपिटल, ठीक है ना, दास कैपिटल के प्रथम खंड को वर्ष 1867 में प्रकाशित भी कर दिया था और कृति के दूसरे तीसरे खंड को मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजल्स ने संपादित किया। तो दास कैपिटल इनकी कृति थी, रचना थी और उसने खलबली मचा दी थी और उसने शीघ्र ही फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी और इतालवी भाषाओं में अनुवाद हुआ था और आज तो इसका अनुवाद बहुत सी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। किसका? दास कैपिटल का। ठीक है ना, कुल 30 वर्षों तक मार्क्स के लेख और भाषण मूलतः उस देश के विरुद्ध रहे
रहे जिसने उनके विचारों का स्वागत किया और उन्हें आधुनिक काल का सबसे बड़ा नायक बना दिया, और वह देश रूस था। जब रूसी लोग लंदन में कार्ल मार्क्स से मिलने जाते थे तो वो कार्ल मार्क्स का उनका स्वागत करते थे, उनसे अपने जीवन के मिशन के बारे में बात करते थे, और उनके जीवन का मिशन पूंजीवादी जवा समाज को जड़ से उखाड़ फेंकना था। और मार्क्स ने रूसी क्रांतिकारियों को क्रांति के लिए भी प्रेरित किया था। ठीक है ना? ओके, चलिए। और वे अपने अध्यक्ष कक्ष के आराम कुर्सी पर सोते हुए 14 मार्च 1883 को ही महाप्रयाण कर गए, यानी कि उनके प्राण निकल गए। और वहीं पे उनका जो एक जीवन परिचय था वो कार्ल हाइनरिश मार्क्स 1818 से 1883 जाना जाता है। ठीक है ना? ओके, तो ये तो इनका जीवन परिचय हो गया। ठीक है ना? अन्य विचारकों के प्रभाव क्या पड़े, इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसमें जर्मन दर्शन एवं आदर्शवाद जो हम अभी शुरू पर पढ़ के आए हैं जर्मन के बारे में, जर्मनी के बारे में, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना? ओके, क्योंकि हीगल यहाँ पे भी है, हीगल वहां पे भी था, जर्मनी यहाँ पे भी, जर्मनी वहां पे भी था, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे एक नोट्स बना लीजिए जिसमें जैसे क्वेश्चन मार्क्स और जर्मन के बारे में है तो उसको आप लिख लीजिए, हीगलवाद के बारे में लिख लीजिए, क्रांतिकारी मार्क्स के बारे में लिख लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? तो भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य मार्क्स के समाज संबंधी विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। ठीक है ना? तो भौतिकवाद का अर्थ पहले समझते हैं क्या होता है। तो भौतिकवाद में से बोलते बोलते विलासिता का जीवन जीना, भौतिकवाद का जीवन जीना। ठीक है ना? तो भौतिकवाद में सभी वस्तुओं यहाँ तक कि धर्म की भी वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है, और भौतिकवाद को आदर्शवाद, आइडियलिज्म की संकल्पना के विपरीत देखा जाता है। और आदर्शवाद वह सिद्धांत है जिसमें अंतिम यथार्थ पारलौकिक होता है, परंतु भौतिकवाद इस बात में विश्वास करता है कि जो सभी वस्तुएं हैं वो स्थूल कार्य पदार्थ पर आधारित है। और भौतिकवाद की चर्चा 3 प्रकार से की जाती है, अर्थात दार्शनिक भौतिकवाद, वैज्ञानिक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, 3 टिक की जाती है। तो प्रथम 2 प्रकार के भौतिकवादों की परिभाषा न जाते हुए हम यहाँ सिर्फ ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी मानवीय इतिहास के विकास में भौतिकवाद पे जोर देंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? देखिए, अब मार्क्स के अनुसार किसी समाज का प्राधार व उसकी विकास उस समाज की भौतिक दशाओं और आर्थिक दशाओं पर अनुकूलित होती है, यानी डिपेंड करती है। तो मार्क्स द्वारा दी गई भौतिकवाद की अवधारणा का मिलान, उसकी तुलना आदर्शवाद से की जाती है, जो हीगल से काफी जुड़ी है। हीगल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा। और जबकि आदर्शवाद इस सिद्धांत से संबंधित है कि परम सत्य अवधारणाओं के माध्यम से समझा और स्पष्ट किया जाता है। और भौतिकवाद का तर्क है कि हर वस्तु जो अस्तित्व परक है, जो इस पृथ्वी पर है, वो पदार्थ पर निर्भर है। ठीक है, मैटर पर निर्भर है, और इसमें मानव अस्तित्व की यथार्थ दशाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखें कि दोनों परिप्रेक्ष्य स्वभावतः द्विध्रुवी है, 2 ध्रुव में है, एक उत्तर तो एक दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो एक विचार अवधारणा को महत्व देता है तो दूसरा अस्तित्व की भौतिक दशाओं को देता है। ठीक है, यही कहलाता है भौतिकवाद परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के रूप से। तो समाज विषयक मार्क्स की समान अवधारणाएं उसके ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना? ओके, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? समाज के बारे में मार्क्स के समान विचारों को ही उसका ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत कहा जाता है। और भौतिकवाद समाजवाद सही समाजशास्त्र के चिंतन का आधार है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार भौतिक दशा अथवा आर्थिक कारक समाज की संरचना और विकास को प्रभावित करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो मार्क्स का सिद्धांत था, समाज के जो सिद्धांत थे, इसे ऐतिहासिक तथा भौतिकवादी क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन ये आता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऐतिहासिक इसलिए है कि मार्क्स ने इसके द्वारा मानव समाजों की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने की क्रिया को बताया। मानव समाज की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, ठीक है, विकसित होने की क्रिया को बताया। और इसे भौतिकवादी इसलिए कहा गया क्योंकि मार्क्स ने मानव समाज के विकास की व्याख्या भौतिक अथवा आर्थिक आधारों पर की थी। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक तथा भौतिकवाद कहा जाता है। ठीक है, ओके। फ्रेडरिक एंजल्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स ने प्रतिपादित किया था, जबकि मार्क्स के अनुसार ये फ्रेडरिक ही थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से इतिहास की भौतिकवादी निरूपण की कल्पना की थी। तो दोनों एक दूसरे को श्रेय देते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है समाज की आर्थिक संरचना,
सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर दूसरा है अर्थव्यवस्था समाज में राजनीति और संस्कृति को निर्धारित करती है। फिर तीसरा है अवधारणाओं की बजाय आर्थिक संरचना राजनीतिक एवं विविध अर्ध संरचना निर्धारित करती है। मतलब 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के? सबसे पहला जो सिद्धांत आता है ये आता है कि समाज की आर्थिक संरचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था जो है वो समाज में राजनीति और संस्कृति को निर्धारित करती है, तो अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही समाज में राजनीति और संस्कृति है। और अवधारणाओं की बजाय जो अवधारणाएं होती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, जो संकल्पना होती है, उनके कारण ही आर्थिक संरचना राजनीतिक और जो अधिक संरचना होती है वो यहाँ पर विद्यमान रहती है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिघटनाओं के एक भौतिकवादी व्याख्या है, ठीक है। और ऐतिहासिक भौतिकवादी संबंध उनके सिद्धांत अपनी प्रकृति में ऐतिहासिक और भौतिकवादी भी, इसलिए मार्क्स ने इसे एक चरण से दूसरे चरण तक मानव समाजों का क्रम विकास प्रस्तुत किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऐतिहासिक और भौतिकवाद का, तो इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, ओके। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद संबंधी अपने सिद्धांत की रूपरेखा अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक में उन्होंने कहा कि मनुष्य का अस्तित्व निर्धारित करने वाला और उसका अंतःकरण नहीं है, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसका अंतःकरण निर्धारित करता है। तो समाज को अर्थव्यवस्था में ही अपना आधार रखने वाले एक विचार के रूप में देखा जाना चाहिए। और समाज की आर्थिक अवसंरचना उत्पादन शक्तियां संबंधों से मिलकर बनती है, ठीक है, ओके, राइट। चलिए यहाँ पे राजनीतिक और अर्थव्यवस्था परिप्रेक्ष्य दिया है, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। हमने इंपॉर्टेंट लिए, हमें द्वंद्ववाद ढूंढना था। द्वंद्ववाद शायद सेकंड यूनिट में है, राइट राइट राइट। द्वंद्ववाद जो है वो सेकंड यूनिट में है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि मार्क्स के अनुसार बी संबंध क्या होता है। तो बी संबंध 4 प्रकार से होता है, ठीक है। पहला, श्रमिकों का अपनी बनाई वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं रहता, ठीक है, ओके। श्रमिकों का अपने ही क्रियाकलाप पर नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि वे अपने श्रम को वेतन के बदले बेच देते हैं। जो भी बनाते हैं वो पैसे लेके उसको बेच देते हैं और उत्पादन प्रक्रिया को महज एक आजीविका का साधन मानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे तीसरा है कि श्रमिकों को बिना किसी रचनात्मकता अथवा मानसिक वचनबद्धता के आंतरिक रूप से उत्पादन दर्शाना होता है। और चौथा है, श्रमिकों का निजी श्रम उन्हें आत्म केंद्रित एवं व्यक्तिवादी बना देता है और वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। भावना उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है जब 2 लोग एक तरह का काम करते हैं। तो ये है यहाँ पे बी संबंध। मार्क्स के अनुसार बी संबंध जो होता है वो 4 प्रकार का होता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है बी संबंध, ठीक है ना, ओके, राइट। क्योंकि हीगल के विचार से वो बहुत प्रभावित थे और हीगल के विचार को इन्होंने आगे रखा था, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्क्स के अनुसार बी संबंध में अपने ही श्रम और अपनी ही बनाई वस्तुओं से श्रमिक के पृथक्करण का भाव सम्मिलित होता है। क्यों? जैसे मान लीजिए, बड़ा ही उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने दिया कि जो कुर्सी को तो बनाता है मगर इस कुर्सी का वह अपने लिए प्रयोग नहीं करता है। उसकी स्वयं की बनाई कुर्सी बिक्री के लिए होती है, ना कि उसके अपने प्रयोग के लिए होती है। किसी जूता फैक्ट्री में उदाहरण के लिए कोई श्रमिक माना केवल एड़ी बनाता है, जबकि कोई दूसरा जूते का ऊपरी भाग बनाता है और तीसरा इस सभी भागों को जोड़कर जूता बनाता है। तो यहाँ प्रत्येक श्रमिक का कार्य यांत्रिक किस्म का है, ना कि रचनात्मक किस्म का है, ठीक है। तो यही मार्क्स का बी संबंध है जो 4 प्रकार के होते हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना, ओके। तो चलिए फिर उत्पादन के साधन संबंध शक्तियां और रीतियां, ये भी एक नजर देख लेते हैं, एक एक नजर सभी को देखते हैं। तो उत्पादन के साधन से मतलब क्या है मार्क्स का? उन वस्तुओं से है जो उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे भूमि है तो कच्चा माल, प्रौद्योगिकी। अब उन लोगों का एक वर्ग होता है जो उत्पादन साधनों के स्वामी होते हैं, परंतु केवल औजार यंत्र समूह प्रौद्योगिकी से कुछ बना लेना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है? उत्पादन प्रक्रिया के लिए इन सबको काम में लगाना या लेना पड़ता है। तो ये हो जाता है उत्पादन के साधन, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तब लोगों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करनी पड़ती है, यानी एक दूसरे का काम करना पड़ता है, एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। और उत्पादन की दृष्टि से निर्मित सामाजिक संबंध उत्पादन संबंध कहलाता है, ठीक है। तो उत्पादन के संबंध में क्या आता है? उत्पादन साधनों के स्वामी और श्रमिकों के बीच का संबंध होता है, श्रमिकों के बीच का संबंध सम्मिलित होता है, ठीक है। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं, जो यानी उत्पादन के साधनों के जो स्वामी यानी उत्पादन के जो स्वामी होते हैं और जो श्रमिक होते हैं, उनके बीच का संबंध ही उत्पादन संबंध कहलाता है, ठीक है। तो स्वामियों एवं श्रमिकों के बीच उत्पादन संबंध प्रभुत्व एवं शोषण से अभिलक्षित होते हैं। सही बात है। श्रमिकों का क्या किया जाता है? उत्पादन के साधन पर
पर किसका प्रभुत्व, किसका अधिकार होता है, उत्पादन के स्वामी का होता है और श्रमिकों का क्या किया था, शोषण किया जाता है। तो जब श्रमिकों के बीच में संबंध संयोग से अभिलषित होते हैं और बस उत्पादन जिन तरीकों से होता है उन्हें उत्पादन शक्तियों के नाम से जाना जाता है। तो उत्पादन शक्तियां किन्हें कहते हैं, वस्तुओं का उत्पादन जिन तरीकों से किया जाता है उन्हें उत्पादन शक्तियां कहते हैं। और उत्पादन साधनों एवं श्रम शक्ति का संयोजन होता है। तो सरल शब्द में यदि हम देखें तो उत्पादन शक्तियों का अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन पूछ देगा उत्पादन शक्तियों से क्या समझते हैं, कार्ल मार्क्स की उत्पादन शक्ति समझाइए। तो उत्पादन शक्ति का अर्थ है कि वे सभी उत्पादन जो भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया में सीधे योगदान देते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज के सामाजिक इतिहास का प्रत्येक क्षण इन आधारों पर एक दूसरे से भिन्न होता है। तो सीधा इतना लिख सकते हैं कि वे सभी उत्पादन जो भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया में सीधे योगदान देते हैं वो उत्पादन शक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, ओके। चलिए, मार्क्स ने उत्पादन की 4 रीतियों को पहचाना, एशियाई, प्राचीन, सामंती और पूंजीवाद। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पे एशियाई आ गया तो उत्पादन की एशियाई रीत आदिम समुदायों को इंडिकेट करते हैं जिसमें भूमि का स्वामी समूहगत होता है, यानी व्यक्तिगत स्वामित्व यहाँ पे नहीं होता है। सभी का सेम निजी अधिकार होता है, हक किसी जमीन पर सब लोगों का सेम बराबर होता है। ठीक है ना, यानी संपत्ति अथवा निजी संपत्ति अवधारणा नदारत होती, तो निजी संपत्ति नहीं होती, सबका होता है। तो इसे वर्ग विहीन समाज कहा जाता है दोनों के अभाव में। उत्पादन की प्राचीन रीत में क्या होता है, दासता अर्थात गुलामी को उत्पादन प्रक्रिया का आधार कहा जाता है, जहां मानव इतिहास में पहली बार 2 भिन्न और विरोधी वर्ग देखने को मिलते हैं, यानी स्वामी और दास। तो ये हो गया प्राचीन रीत जो पहले के टाइम में की जाती थी और दासों को वहां पे शोषण हुआ करता था, होता भी था, उनके श्रम को उनके पैसे को हड़प लिया जाता था। ठीक है, फिर उत्पादन की सामंतवादी रीत जो परस्पर विरोधी वर्गों में बटी हुई है, अर्थात भूधारक स्वामी और काश्तकार यानी कृषिदास। ठीक है, तो कृषिदास कानून परतंत्र थे और संपत्ति अधिकारों से वंचित हुआ करते थे। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और दूसरा जो था वो क्या था, पूंजीवाद था। तो पूंजीवाद तो वैसे भी जो पूंजीवाद होते थे तो उनका उदय प्रौद्योगिकी में तीव्र वृद्धि से देखा गया था। यहाँ उत्पादन साधन पूर्णतः पूंजीवाद के नियंत्रण में रहते थे और उससे जो भी मुनाफा होता था वो कमाते थे और श्रम वर्ग के हिस्से का जो भी पैसा होता था अपने पास रखते थे, उनका वो दोहन किया करते थे। तो मार्क्स की दृष्टि से पूंजीवाद का स्थान साम्यवाद ने ही ले लिया था। ओके, तो ये सारांश आ गया। चलिए, तो हमने इसमें भी मार्क्सवाद के बारे में पढ़ा, मार्क्स के बारे में पढ़ा। अब सेकंड यूनिट जो है वो होगी द्वंदात्मक भौतिकवाद, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है ग्रुप का। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।